हे देयर, दिस इज चंद्र और आज हम अंतरिक्ष टीवी को डिबंक करने वाले हैं। एक्चुअली मैं इसके बारे में कुछ समय से सोच रहा था, बट आज फाइनली मुझे लगा कि इस वीडियो में मुझे बहुत सारा माल मिलने वाला है जिसे हम डिबंक कर सकते हैं और इसमें बहुत सारे मिस इन्फॉर्म्ड आइडिया को भी प्रेजेंट किया गया होगा, विच इज़ वाई ये एक सुइटेबल वीडियो है अपार्ट फ्रॉम अदर्स। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो एंड देखते हैं इसमें किस तरह के आइडियाज़ को प्रेजेंट किया गया है। दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि बड़े बड़े फिजिसिस्ट हमेशा डायमेंशंस यानी कि आयामों की ही बात क्यों करते रहते हैं? आखिर ये आयाम होते क्या हैं और ये फिजिक्स के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? वाह यार, भाई का इंट्रो तो काफ़ी ज़बरदस्त है और साथ में एडिटिंग भी हाई लेवल का है। और क्या है इस ब्रह्मांड में मौजूद 11 आयामों यानी कि 11 डायमेंशंस का रहस्य? ऐसा माना जाता है कि इंसानों की तरह इस ब्रह्मांड में या कहें कि इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसे कई सारी सभ्यताएं हैं जिनमें से कुछ हमसे विकास के मामले में पिछड़ी हुई होगी, तो वहीं पर कुछ हमसे कई गुना आधुनिक होंगी। पर इस अनंत ब्रह्मांड में हर एक सभ्यता के विकास का पैमाना आखिर होता क्या है? फिजिक्स की भाषा में अगर हम लोग कहें तो किसी भी यूनिवर्सल सिविलाइजेशन की आधुनिकता का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि वो कितने आयामों के ऊपर काबू पा चुकी है। वेट व्हाट? किसी सिविलाइजेशन के एडवांस्ड होने और फिजिक्स में उसके डायमेंशन के ऊपर कंट्रोल होने के बीच में रिलेशन आखिर ये मिला कहाँ से? एनीवेज, एक बार मैं गूगल करके देख लेता हूँ, कुछ कहीं कंटेंट मिल जाए। अरे नहीं चाहिए भाई। ओके, फर्स्ट पोस्ट विकिपीडिया का है, वहाँ पर ऑफ कोर्स टेक्निकल चीज़ें होंगी तो इग्नोर करते हैं। ओके या केवड़ा ऐसा वेबसाइट जो क्रैकपॉट्स के लिए स्वर्ग है। यहाँ पे सारे क्रैकपॉट्स जो हैं वो अपने आइडियाज़ को इजीली प्रेजेंट कर देते हैं बिकॉज वहाँ पे किसी तरह का मॉडरेशन है नहीं, जिनमें से शायद इस वाले आंसर को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि इसमें से कुछ ना कुछ उठाया ज़रूर गया होगा। एनीवेज, आप चेकआउट कर लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। यहाँ पे मुझे कुछ और भी मिल रहे हैं। ओके या इसमें भी कुछ शायद हो जाए कंटेंट। एनीवेज, मूविंग बैक। तो डायमेंशन कोऑर्डिनेट के एक सबसेट को कहते हैं, लेकिन जब इन्हीं डायमेंशंस को स्पेस में इंक्लूड किया जाता है तो यह हर एक सभ्यता को एक अद्वितीय ताकत दे देती है। वेट यार, डायमेंशन का सुपरनैचुरल पावर और नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट का सबसेट से रिलेशन कब से हो गया? डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को सामने इस वजह से रखा गया था ताकि हम इस चीज़ को स्पेसिफाई कर सकें कि किसी स्पेस में हमें कितने नंबर ऑफ मिनिमम वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी टू स्पेसिफाई कि हम कहाँ पर हैं एग्जैक्टली। जैसे कि 2 डायमेंशन में हमें 2 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है, एक्स एंड वाई। 1 डायमेंशन में हमें सिर्फ एक वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। 3 डायमेंशन में हमें 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ती है एंड एक्सेट्रा। वैज्ञानिकों के हिसाब से इस अनंत ब्रह्मांड में कुल मिलाकर 11 आयाम मौजूद है, जिसका या स्ट्रिंग थ्योरी में यह कॉन्सेप्ट आता है। मतलब कि इन्हीं 11 डायमेंशंस के आधार पर ऐसी कई सभ्यताएं मौजूद होंगी जिनके पास पूरे ब्रह्मांड पर काबू पाने की शक्तियां उपस्थित होंगी। भाई ये बात पूरी तरह से गलत है। देखो, इवन जब हम स्ट्रिंग थ्योरी में जाते हैं तो वहाँ पर हाई डायमेंशन कॉम्पैक्टिफाइड है। इस वजह से ये जो बातें हम ख्याली पुलाव जो बना रहे हैं ये सिर्फ ख्याली पुलाव है, क्योंकि हाई डायमेंशन के बीच का स्पेस इतना कम है कि एक सिविलाइजेशन का हाई डायमेंशन में फ्रीली रहना, 10 डायमेंशनल बीइंग का हाई डायमेंशन में रहना और एक इंटायर सिविलाइजेशन का हो पाना ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये क्लियर हो जाता है कि ये जो भी बात अभी तक प्रेजेंट किया गया ये बस एक ख्याली पुलाव है। तो चलिए जानते हैं उन 11 आयामों से मिलने वाली ताकत के बारे में। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए पता लगाते हैं कि गॉड आखिर किस डायमेंशंस में रहते होंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हमारी पहली 3 डायमेंशन से, यानी कि 1D, 2D और 3D। ये सभी वो स्ट्रक्चरल डायमेंशंस होती हैं जो किसी दुनिया के स्ट्रक्चर को पूरा करती है। उदाहरण के लिए 1 डायमेंशन में सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स होते हैं और वो 2 कोऑर्डिनेट्स किसी लीनियर पाथ तक ही सीमित होते हैं। दूसरे डायमेंशन में कोऑर्डिनेट्स की संख्या बढ़ जाती है और इस आयाम में 4 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। पहले आयाम में जो लीनियर पाथ मूवमेंट के लिए इकलौता सीमित दायरा हुआ करता था, अब उसी दायरे में वृद्धि होती है। और ओके, गिव और टेक ये कुछ हद तक सही है, बट ऐसे हम इस चीज़ को प्रेजेंट नहीं करते। इनफैक्ट जब हम 1 डायमेंशन से 2 डायमेंशन तक जाने वाले होते हैं तो वहाँ पर 2 1 डायमेंशनल लाइन के कार्टेशियन प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं। बाय द वे, ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है जिससे आप लोअर डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हाई डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। इवन ऐसा कॉन्सेप्ट आपको टेंसर कैलकुलस में भी देखने को मिलेगा, जहाँ पर आप लो रैंक टेंसर का यूज करके हायर रैंक टेंसर को क्रिएट करते हो। सो कुछ मायनों में आप इस चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हो, बट ये आइडिया जो है यहाँ पर जो प्रेजेंट किया गया है ये मिसलीडिंग है या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन है एक्चुअल प्रॉपर चीज़ का। ये कोऑर्डिनेट्स हमें लेफ्ट और राइट मूवमेंट के अलाउंस भी देते हैं। और फाइनली तीसरा डायमेंशन जिसमें हम इंसान आते हैं, यह हर दिशा में हमें मूवमेंट करने की आज़ादी देती है। और इस कुछ हद तक सही है, बट हर दिशा में यहाँ पर फिर कॉन्टेक्चुअल चीज़ है।
अगर आप इस तरह से कहते हो कि हम 3D में हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, तो हर वर्ड का मतलब होता है ऑल, मीनिंग हम यहाँ पर 3D में ही हाई डायमेंशनल मूवमेंट को भी कंसिडर कर चुके हैं, जो कि गलत है, बट स्टिल इतना स्लॉपीनेस तो चलता है। के अलावा कंस्ट्रक्टिव फ्रीडम भी इसी डायमेंशन में मिलती है। बेसिकली इस डायमेंशन में एक स्वतंत्र सभ्यता यानी कि एक इंडिपेंडेंट सिविलाइजेशन जन्म लेती है, जिसका ढांचा इस हद तक पर्याप्त होता है कि वह अपना जीवन यापन कर सके। ये वाला पॉइंट पक्का फ्लैटलैंड से उठाया गया है। मैंने उस बुक में देखा था, इस तरह के कॉन्सेप्ट को वहाँ पे प्रपोज किया गया था। इवन ब्रीफ इश्यू ऑफ टाइम में भी इस चीज़ का डिस्कशन हुआ है शायद। और इसमें कुल मिलाकर 8 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। 8? वेट, अभी इसने जस्ट थोड़ी देर पहले बोला था कि हम 1 डायमेंशन में लेफ्ट एंड राइट, 2 डायमेंशन में अप डाउन लेफ्ट राइट, तो ये उसी चीज़ को रिलेट कर रहा है पक्का। अगर जैसे कि 1 डायमेंशन में हमें लेफ्ट एंड राइट मिलता है तो मतलब 2 डायमेंशन में हमें लेफ्ट राइट के साथ अप डाउन या फिर बैक एंड फोर्थ तो 4, तो उस हिसाब से 2 टू द पावर n, जहाँ n मेरा नंबर ऑफ डायमेंशन है, उस तरह से ये आइडिया रखने की कोशिश कर रहा है। बाय द वे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर आप डायरेक्शन की बात कर सकते हो, पॉइंट की नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स नंबर ऑफ पॉइंट्स तो इनफाइनाइट हो जाएंगे ना। किसी भी तरह के सेट में चले जाओ, अगर वो n डायमेंशनल है, स्पेस के रूप में हम कंसिडर कर रहे हैं, तो वो या तो अनकाउंटेबली इनफाइनाइट होगा या फिर काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। इधर वेज वर्ड का यहाँ पर यूज़ करना गलत है। पर यह तो थे केवल स्ट्रक्चरल डायमेंशंस, यानी कि वह आयाम जिन्होंने हम इंसानों को या किसी भी सभ्यता को आकार देने में सहायता की है। और अब बात करते हैं उन आयामों की जो इसी साधारण सभ्यता को असाधारण शक्तियां देकर उन्हें किसी देवता के समान बनाने में सहायता करती है। शुरुआत करते हैं हमारे चौथे आयाम से। पहले के वैज्ञानिक काफी सीमित तौर पर यह सोचा करते थे कि हमारी दुनिया में सिर्फ 3 आयाम ही मौजूद है, और जब आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया के सामने रखा, तब लोगों को समझ में आया कि यह ब्रह्मांड उतना सीमित नहीं है जितना कि हम लोग इसे समझते थे। और तब से अलग अलग आयामों की खोज शुरू की गई और हमारे सामने समय के साथ साथ 11 आयाम रखे गए। यहाँ पे मैं एक चीज़ को क्लियर कर देता हूँ कि एल्बर्ट आइंस्टाइन का जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो आया था 1915 में, एंड स्ट्रिंग थ्योरी जिसने 11 डायमेंशन के कॉन्सेप्ट की बात की है वो आया था 1980s के करीब, एंड इवन एम थ्योरी का जो फॉर्मुलेशन था वो 1990s के आसपास हुआ था। तो इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है, बट स्टिल स्ट्रिंग थ्योरी के डेवलपमेंट में रिलेटिविटी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, तो हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को कंसिडर जरूर कर सकते हैं। बट आइंस्टाइन के जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में डायरेक्टली 11 डायमेंशन की बात नहीं की जाती, एंड इनफैक्ट अगर आप 11 डायमेंशन को डाल भी देते हो तो रिलेटिविटी बहुत सारी दूसरे प्रॉब्लम्स को खड़ी कर देगी, जैसे कि वो एक्स्ट्रा डायमेंशंस है कहाँ। इन सवालों के जवाब हमें डायरेक्टली रिलेटिविटी में नहीं मिलने वाले। जिनमें से चौथे आयाम के बारे में आइंस्टाइन ने हम सबको बताया था। वो चौथा आयाम था समय, यानी कि टाइम। चाहे परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, पर समय इकलौती ऐसी चीज है जिसका प्रभाव कभी भी नहीं रुकता। और समय के चौथे आयाम होने का मतलब यह है कि शायद कोई सभ्यता ऐसी भी उपस्थित होगी जिसने समय को अपनी मुट्ठी में रखा होगा। हालांकि ये आइडिया काफ़ी इंट्रीगिंग है, बट इस आइडिया को एक साइंटिफिक फैक्ट की तरह ट्रीट करना पूरी तरह से गलत होगा। हम फिजिक्स में इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते कि 4th डायमेंशन पे पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। ये बस एक ओपन प्रॉब्लम है, एक हाइपोथेसिस है जिसके ऊपर कुछ फिजिसिस्ट ने विचार किया है, और उसके बाद काफ़ी समय से ये एक डेड फील्ड भी रहा है। हालांकि इस आइडिया को पूरी तरह से नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि एक 4th डायमेंशनल बीइंग गिव और टेक टाइम में भी आगे पीछे जा सकता है, बट इट इज़ वेरी मच अ थ्योरेटिकल एरिया। इस वक्त इस चीज़ को हम साइंटिफिकली ना तो चेक कर सकते और ना ही इस चीज़ का हमारे पास कोई साइंटिफिक एविडेंस है। पर 4D सिविलाइजेशन या कहें कि चौथे आयाम की सभ्यता समय को अपने काबू में कभी नहीं कर सकती। फिजिक्स की माने तो चौथे आयाम में कुल मिलाकर 16 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ओके, 2 टू द पावर 4, हाँ 16, वही फॉर्मूले का ये यूज़ कर रहा है। और इसमें रहने वाली सभ्यता के पास सिर्फ और सिर्फ समय में आगे और पीछे देखने की शक्ति होती है। अगेन दिस इज अ फिक्शनल पॉइंट, ये सही नहीं है। अगर आप एक प्रॉपर 4 डायमेंशनल बीइंग की बात करते हो तो वो जिस तरह से हम स्पेस में आगे पीछे जा सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से वो टाइम में आगे पीछे ट्रैवल कर सकता है। नॉट जस्ट लुक एट इट, ही कैन एक्चुअली मूव इन टाइम। बट स्टिल फिजिक्स में कुछ ऐसे पॉइंट भी आ जाते हैं जिसकी वजह से हम बिलीव करते हैं कि आप वैसा भी नहीं कर सकते, बट दैट्स समथिंग जिसे हमने दूसरे चैनल पर कई बार डिस्कस भी किया है। एनीवेज, मूविंग ऑनवर्ड्स। और समय के साथ छेड़छाड़ करने की नहीं, फिजिक्स के हिसाब से इस आयाम की सभ्यता आगे आने वाले भविष्य को देख तो सकती है पर उसे बदल नहीं सकती। और सो दैट कॉजालिटी कनंड्रम जैसे इश्यूज यहाँ पे प्रेजेंट ना हो। नाइस भाई, एक बात मैं कहूँगा कि इस वीडियो का जो स्क्रिप्ट राइटर है उसने काफ़ी दिमाग लगाकर इन फिक्शनल आइडियाज़ को कुकअप किया है, जिसे कौशिक भाई एज अ फैक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। एंड गुड थिंग उसने यहाँ पे क्रेडिट भी कर दिया है कि ये वीडियो का जो स्क्रिप्ट है उसने खुद नहीं लिखा है। यही हाल इसके साथ अतीत का भी है। इस डायमेंशन में रहने वाले लोग अपने अतीत में जितना पीछे हो सके उतना पीछे देख सकते हैं, पर उस अतीत के साथ भी किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकते। पर जरा सोच कर देखें कि किसी सभ्यता के पास अपने आगे या पीछे देखने की ताकत है, जिसका इस्तेमाल वो कभी भी कर सकती है। ये ताकत भी उसे किसी से कम नहीं बनाती, क्योंकि वो जानती है कि भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन इस अनंत ब्रह्मांड के नजरिए में चौथा आयाम समय तो बहुत ही मामूली था, जिसको हर कोई बड़ी आसानी से समझ गया। और 5वें आयाम को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि 5वां आयाम होता है पैरेलल यूनिवर्स।
भाई ये पॉइंट अगेन पूरी तरह से गलत है। देखो, अगर हम स्ट्रिंग थ्योरी जैसे कॉन्सेप्ट को उठाते हैं तो वहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई भी कॉम्पैक्टिफाइड डायमेंशन, हमें नंबर से मतलब नहीं है, 5th हो 6th हो 7th हो, अगर हमारे पास एक्स्ट्रा कॉम्पैक्टिफाइड डायमेंशन है तो हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेज आ सकते हैं, और ये सब सिर्फ कॉम्पैक्टिफिकेशन की वजह से है। अगर हमारे हाई डायमेंशन कॉम्पैक्टिफाइड होकर छुपे हुए नहीं होते तो ऐसा कहना पूरी तरह से गलत हो जाता। इस वजह से इस पॉइंट को इस तरह से प्रेजेंट करना कि 5th डायमेंशन जो है पैरेलल यूनिवर्स का डायमेंशन होता है, ये गलत हो जाएगा। 5th 6th 7th 8th इन सभी डायमेंशन में पैरेलल यूनिवर्स एग्जिस्ट करते हैं। क्वांटम फिजिक्स, श्रोडिंगर्स कैट, मल्टीवर्स और ऐसे तमाम वीडियोस आपने हमारे चैनल पर देखी होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर थिंग जिसे हम इन्फ्लेशन में भी पढ़ते हैं। वहाँ पर एक पॉकेट यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट आता है जो कि 4th डायमेंशन में ही मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को क्रिएट कर देता है। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, ऐसा कहना कि सिर्फ 5th डायमेंशन से ये पैरेलल यूनिवर्स का क्रिएशन होता है या फिर 5th डायमेंशन में पैरेलल यूनिवर्स रहते हैं, ये गलत हो जाएगा। और वो सभी हिस्सा है 5वें आयाम का। अगर आपने हमारा मल्टीवर्स वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये पता चल ही गया होगा कि पैरेलल यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे होती है। एनीवेज, मैं यहाँ पर क्लैरिफाई कर दूँ, मैंने उस वीडियो को थोड़ा सा देखा था एंड वो भी बहुत ज़्यादा हद तक गलत है, क्योंकि वहाँ पर श्रोडिंगर कैट के जो एक्सपेरिमेंट था एंड दूसरे जो चीज़ें थी उन्हें गलत तरह से प्रेजेंट किया गया था। एंड ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज पॉपुलर साइंस कल्चर में आइडियाज़ को प्रॉपरली कम्युनिकेट नहीं किया जाता है एंड इस वजह से ऐसे मिसकॉन्सेप्शन आ जाते हैं। एंड दीज साइंस क्रिएटर जो ब्लॉग पोस्ट एंड ऐसी वीडियोज़ को देखकर अपने कॉन्टेंट को क्रिएट करते हैं, वो मिसलीडिंग आइडियाज़ को प्रेजेंट करना शुरू कर देते हैं। और इससे आपको इस बात का भी अंदाजा हो गया होगा कि ये सभी यूनिवर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और इस इंटरकनेक्टिविटी के कारण पैरेलल यूनिवर्स को 5th डायमेंशन का खिताब भी दिया गया है। गलत है भाई। देखो, हम डायमेंशन के कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं नंबर ऑफ वेरिएबल को एसोसिएट करने के लिए कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ वेरिएबल हमें चाहिए किसी पॉइंट की लोकेशन को यूनिकली स्पेसिफाई करने के लिए। तो वहाँ पर 5th डायमेंशन को इस तरह से कहना कि वो पैरेलल यूनिवर्स है, वो पूरी तरह से गलत हो जाएगा। एनीवेज, मूविंग ऑनवर्ड्स, फिजिसिस्ट के अनुसार 5वें आयाम की सभ्यता के जीव पैरेलल यूनिवर्स में देखने और वहां की गतिविधियों पर गौर करने में सक्षम होते हैं। ओके, हाँ, ये पॉइंट हम गिव और टेक सही जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर एक हाई डायमेंशनल बीइंग है जैसे कि ये वॉचर, अगर ये 5th डायमेंशन में प्रॉपरली रहता है तो वो मल्टीपल डीप ब्रेन्स में मूव कर सकता है एंड मल्टीपल डीप ब्रेन्स में होने वाले इवेंट्स को देख सकता है, जिसकी वजह से हम इफेक्टिवली इस बात को कह सकते हैं कि एक 5th डायमेंशनल बीइंग पैरेलल यूनिवर्स में कहाँ पर क्या हो रहा है इस चीज़ को विटनेस कर सकता है। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि 5वें आयाम की सभ्यता पैरेलल यूनिवर्स को केवल ऑब्जर्व कर सकती है, लेकिन उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं कर सकती। ये भी गलत है क्योंकि ये अगेन स्पेशल प्लीडिंग लॉजिकल फैलेसी को कमिट कर रहा होगा। अगर एक प्रॉपर 5th डायमेंशनल बीइंग है तो वो पैरेलल यूनिवर्सेस को ना सिर्फ देख सकता है बल्कि अफेक्ट भी कर सकता है। इवन स्ट्रिंग थ्योरी में एक आइडिया है जो इस बात को सामने रखता है कि हमारे आसपास के जो पैरेलल यूनिवर्स है जो हाई डायमेंशन में रहते हैं उसमें मौजूद मैटर कुछ और नहीं हमारे यूनिवर्स के लिए डार्क मैटर की तरह बिहेव कर सकता है। सो कंसिडरिंग ऑल ऑफ दैट, ये कहना कि हाई डायमेंशनल बीइंग या हाई डायमेंशन में रहने वाली चीज़ें वो हमें अफेक्ट नहीं कर सकती, ये गलत हो जाता है। यानी कि सपोज कीजिए अगर मैं 5वें आयाम का बन जाऊं और मेरे सामने मेरा ही कोई दूसरा रूप करोड़पति वाला घूम रहा होगा तो मैं ना तो उससे जाकर बात कर सकता हूं और ना ही उसकी जिंदगी में कोई छेड़छाड़ कर सकता हूं। मैं बस एक वॉचर बनकर किसी रियल वर्ल्ड स्टोरी लाइन को देखने तक ही सीमित रह पाऊंगा। वेल, हम ग्रेविटी का यूज करके कम्युनिकेट करने वाले डिवाइसेस को क्रिएट कर सकते हैं और उनके लाइफ को अफेक्ट भी कर सकते हैं, जिस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरह से इंटरस्टेलर मूवी के एंड में दिखाया भी गया है। और मैं किसी भी तरह का मतभेद नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वह करने की मेरी काबिलियत ही नहीं होगी। वेल, आई कैन डू इट। अगर मैं 5th डायमेंशनल बीइंग होता तो मैं ऐसा कर पाता यूजिंग ग्रेविटी। स्पॉन्सर मैसेज तो मेरे को ये नहीं देखना है। I'll move forward. 6वां आयाम हमें ताकत देता है टाइम ट्रैवल की। Wait, what? अगर टाइम ट्रैवल की बात करनी होती तो वो 4th डायमेंशनल बीइंग के ही पास आ जाता ये पावर, हमें 6th डायमेंशनल बीइंग के पास जाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। ऑफ कोर्स यहाँ पे जो भी आइडियाज़ को प्रेजेंट किया गया ये स्क्रिप्ट राइटर की अपनी इमेजिनेशन है, अपनी फिक्शन है, इसका साइंस एक दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बट एनीवेज, देख लेते हैं क्या को स्टोरी भाई साहब ने कुकअप करके रखा है। टाइम ट्रैवल हमेशा से ही हम सभी लोगों के लिए एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट रहा है। वैसे तो हम लोगों ने काफी सारे पैराडॉक्सेस बना दिए हैं जिनसे टाइम ट्रैवल को एक कॉम्प्लिकेटेड और इम्पॉसिबल केस घोषित किया जाता है, पर फिजिक्स के डायमेंशन वाले सेक्शन में टाइम ट्रैवल एक्चुअली में पॉसिबल है। इस आयाम में कुल मिलाकर 64 मैथमेटिकल पॉइंट्स होते हैं। और भाई फिर से गलत, आप डायरेक्शन बोल सकते थे कि 6 डायमेंशन में टोटल 64 डायरेक्शंस होंगे, 2 to the power 6 ऑफ कोर्स 64 ही होता है। बट अगर आप पॉइंट की बात कर रहे हो तो आपको इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट बोलना होगा, क्योंकि अगर हमारा स्पेस टाइम कॉम्पैक्टिफाइड है भी तो उसके बावजूद भी नंबर ऑफ पॉइंट इस मैनिफोल्ड पे काउंटेबली इनफाइनाइट ही होने वाला है। एनीवेज, मूविंग ऑनवर्ड्स। ऐसा माना जाता है कि छठे आयाम में आप अपनी टाइम लाइन में आगे और पीछे जाकर कुछ छेड़छाड़ करने की काबिलियत भी पा लेते हैं। एक्चुअली ये सारा काम हमें प्रॉपर्ली 4th डायमेंशन में ही मिल चुका था।
अब जाहिर सी बात है कि इससे नई टाइमलाइंस के क्रिएट होने का भी डर होता है, पर इसे अरे भाई ये तो टीवीए वाला क्लिप है। कॉन्ट्रडिक्शन के लिए कुछ जाने माने फिजिक्स थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि जो घटनाएं भूतकाल में घटी थी वो किसी न किसी तरह से घट ही जाती है। एक्चुअली ये पॉप साइंस आइडिया जिसे वहाँ से उठाया गया है क्रोनोलॉजिकल प्रोटेक्शन कंजेक्चर से, जिसे रॉजर पेनरोज ने दिया था। बट एनीवेज मूविंग ऑनवर्ड्स, बताऊं तो टाइम ट्रैवल इतना कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमें आपको एक सेपरेट ठीक है भाई, अगले वीडियो में हम इंसान जैसे एक शहर से दूसरे शहर के बीच बड़ी आसानी से घूम पाते हैं और एक देश की सीमा पार करके दूसरे देश में भी मामूली कठिनाइयों का सामना करके पहुंच जाते हैं। ठीक उसी तरह सातवीं आयाम में रहने वाली सभ्यता के जीव एक पैरेलल यूनिवर्स से दूसरे पैरेलल यूनिवर्स तक जाने के काबिल होते हैं। भाई एक बात मुझे समझ में नहीं आया, अगर हमारा यूनिवर्स जिसमें हम रहते हैं वो 4 डायमेंशनल है, तो ऐसे में 5th डायमेंशनल बीइंग एंड 6th डायमेंशनल बीइंग जो कि हमारे पर्सपेक्टिव से हाई डायमेंशन में ही रहते हैं, वो आखिर हमारे यूनिवर्स एंड दूसरे यूनिवर्स में फ्रीली मूव क्यों नहीं कर सकते? इट सीम्स लाइक कि यहाँ पर स्पेशल प्लीडिंग लॉजिकल फैलेसी को कमिट किया जा रहा है एंड स्टिल किसी भी तरह के लॉजिक को नहीं दिया जा रहा, बस एक क्लेम को प्रेजेंट किया जा रहा है जो इवन स्ट्रिंग थ्योरी या फिर किसी भी दूसरे थ्योरी के साथ कॉन्ट्रडिक्शन में ही आने वाला है। बट लेट्स सी व्हाट द स्क्रिप्ट राइटर हैज टू से अबाउट दिस। अब या तो इनके पास कोई इस तरह का डिवाइस होता है या फिर उनके पास कोई और शक्ति होती है। अब चाहे जैसे भी हो, पर वो इस मुकाम को हासिल कर ही लेते हैं जब ये सारे पैरेलल यूनिवर्सेस के बीच में ट्रैवल करने योग्य बन जाते हैं। मैं जानता हूं कि यह सब आपको किसी फिक्शनल मूवी की तरह लग रहा होगा। हाँ भाई, ये तो प्योरली फिक्शन है। यहाँ पर जो भी आइडियाज़ को प्रेजेंट किया गया है वो एक्चुअली साइंस नहीं है, इवन साइंटिफिक भी नहीं है। इन आइडियाज़ के पीछे ना तो मैथ्स है और ना ही इन्हें एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करने का कोई वे है। एंड फ्रॉम ऑल ऑफ दिस हमारे दूसरे थेरीज जो इन कॉन्सेप्ट को सामने रखते हैं उनके साथ ये कॉन्ट्रडिक्शन में आ रहा है। बट एक्चुअली में अगर आप इंटरनेट पर 7th डायमेंशन के बारे में और भी ज्यादा पढ़ेंगे तो आपको ये सभी कॉन्सेप्ट और भी डीपली समझ में आने लगेंगे। वेट, मैं गूगल ही कर लेता, आखिर है क्या 7th डायमेंशन। अरे गजब। You have the access to possible world that start with different initial condition, whereas लगता है यहीं से पूरा का पूरा वीडियो के स्क्रिप्ट को उठाया गया है। गजब। ओके ऑसम, वो भी ब्लॉग पोस्ट। गजब यार गजब। अरे गजब, वाव। थोड़ा थोड़ा हर जगह से उठाकर मिलाकर एक क्या बोलते हैं खिचड़ी बना दी गई है और ये खिचड़ी हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे। मस्त। लेकिन असली ताकत तो आपके पास 8वें आयाम यानी कि 8th डायमेंशन में आएगी। अच्छा, 8th डायमेंशन में क्या हो जाएगा भाई? क्योंकि 8वें आयाम में आप मास्टर ऑफ ऑल 7 डायमेंशंस बन जाते हैं। इस आयाम में प्रवेश करते ही आप पिछले 7 आयाम को अपने काबू में कर सकते हो और इससे हमारा मतलब यह भी है कि आप किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जाकर छेड़छाड़ भी कर सकते हो। भाई यार ये मतलब मेरे को बात समझ में नहीं आ रहा है। मतलब डायमेंशन दर डायमेंशन आप एक्स्ट्रा चीज़ को ऐड कर रहे हो ताकि ये थोड़ा सा मिस्ट्री बना हुआ रहे। ओके यार, यहाँ पे एक चीज़ मुझे एक साफ साफ देखने को मिल रही है कि जिस तरह से यहाँ पर बातें की जा रही है और आइडियाज़ को जैसे प्रेजेंट किया जा रहा है और जैसा फिक्शन हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वो सिर्फ ये बता रहा है कि इनके राइटर ने एक मिस्ट्री और सस्पेंस को क्रिएट करने के लिए चीज़ों को इस तरह से लाइनअप करा और एडिटर ने अच्छे अच्छे क्लिप्स का यूज़ करके एक मिस्टीरियस वीडियो को प्रेजेंट किया जो ऑडियंस को हुकअप करके रखे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द वेरी एंड। एक बार कमेंट सेक्शन चेक करने दो। ओके, क्लास टीचर होते तो मज़ा ही आ जाता। एवरीथिंग इज कनेक्टेड डार्क। आफ्टर लिसनिंग द वर्ड कोऑर्डिनेट आई ऑल्सो रिमेंबर माइनक्राफ्ट। सर मेक अ वीडियो ऑन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड मल्टी। ओ भाई यार, मतलब ये गजब ही इनका चल रहा है इंडियन स्क्रिप्चर वाला पूरा। आई एम स्पीचलेस, आई डोंट नो हाउ। वही एक्सपेक्टेड था इतना तो, मतलब ऑडियंस भी चीज़ी अगर चीज़ है। एक चीज़ यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा कि अभी कुछ समय से मैं रियलाइज़ भी कर रहा, इस तरह के कंटेंट जो लोग कंज्यूम करते हैं उन्हें एक्चुअली साइंस से प्यार नहीं है। वो साइंस को सिर्फ अपने ईगो बूस्ट एंड इंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए देखते हैं, बिकॉज दे गेट टू नो अबाउट द फैक्ट्स फ्रॉम हियर एंड देयर एंड बस उसका यूज करके हम शो ऑफ कर सकते हैं। बट कोई ना यार, उतना तो बचपन में हम सभी करते थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 7वें आयाम में प्रवेश करते ही हम सिर्फ पैरेलल यूनिवर्सेस के बीच में यात्रा कर सकते थे, पर वहाँ पर किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। लेकिन जब आप 8th डायमेंशन में एंटर कर जाते हैं तब आप किसी भी पैरेलल यूनिवर्स में जाकर अपनी मनपसंद हरकतें कर सकते हैं। बट जब वैज्ञानिकों ने इस आयाम के बारे में थोड़ी और शोध की तो उन्होंने इस बात का पता लगाया कि मैथमेटिकली इस डायमेंशन में आपकी इस पावर को भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जिनमें से एक लिमिटेशन ये है कि आप उस पैरेलल यूनिवर्स में किसी भी तरह का बदलाव तभी कर सकते हैं अगर आपके ओरिजिनल यूनिवर्स और उस पैरेलल यूनिवर्स का टाइम सेम हो। बे ये कहाँ से आ गया? मतलब टाइम सेम और टाइम डिफरेंट हो। अब भाई इनका अलग ही चल रहा है, जो मन में आ रहा है बकते चले जा रहे हैं और उसे साइंटिफिक फैक्ट की तरह प्रेजेंट कर रहे हैं ऊपर से। हाई लेवल मैथमेटिक्स में डायमेंशंस को हम लोग ग्रेड्स के रूप में ज्यादा अच्छे से कंसीडर करते हैं।
नहीं भाई, अगर आप डायमेंशन को एडवांस्ड मैथमेटिक्स में देखना चाहो तो वो एक एब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बन जाता है। ग्रिड वगैरह का कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूज़ हो ही नहीं सकता। अगर तुम कैलेबू-याओ मैनिफोल्ड को ले लेते हो या फिर कॉम्पैक्टिफाइड स्पेस टाइम को ले लेते हो, जिसे हम स्ट्रिंग थ्योरी एंड दूसरे हाई डायमेंशनल थ्योरीज में यूज करते हैं, तो वहाँ पर सभी जगह तुम्हें ग्रिड देखने को नहीं मिलेगा। ग्रिड का स्ट्रक्चर होता है क्या, क्यूबॉइड टाइप का। एंड हमारे यूनिवर्स का जो सबसे सिंपलिस्टिक कॉम्पैक्टिफाइड मॉडल है वो टोरस का है। टोरस और ग्रिड, इन दोनों के बीच में जमीन आसमान का फर्क है यार। बट स्टिल टोरस के ऊपर हम ग्रिड को डिफाइन कर सकते हैं, दैट्स समथिंग एल्स। तो अगर हम लोग प्योर साइंस की भाषा में करें तो अगर आपका टाइम ग्रिड उस पैरेलल यूनिवर्स के टाइम ग्रिड से बिल्कुल एग्जैक्ट हुआ तो ऐसी भाई यहाँ पर देखो, एक चीज़ बहुत बढ़िया है, हमारे अपने ही यूनिवर्स के अंदर अलग अलग प्लेसेस पे टाइम का फ्लो अलग होता है। तो आप जिस तरह से बात कर रहे हो, आप जिस चीज़ को सामने रख रहे हो, उसके हिसाब से तो हमारे यूनिवर्स के अंदर ही, मतलब इवन बीइंग इन द सेम यूनिवर्स, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को अफेक्ट नहीं कर सकता, एक पॉइंट दूसरे पॉइंट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि अलग अलग पॉइंट पे ग्रेविटेशनल कर्वेचर अलग अलग है और इस वजह से टाइम का फ्लो भी अलग है। और इस चीज़ को कंसिडर करते हुए हम अपने यूनिवर्स में किसी चीज़ को अफेक्ट नहीं कर सकते, तो दूसरे यूनिवर्स की तो बात ही दूर चली जाती है। एंड अगेन ये बुलशिट हो जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह से गलत है। इस सिचुएशन में ही आप उस पैरेलल यूनिवर्स में किसी भी तरह का चेंजमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज ऐसा कर पाना आपके लिए इम्पॉसिबल होगा। लेकिन बाधा के साथ किसी भी चीज को करने में वो मजा नहीं आता और आपकी यही बाधा हट जाती है हमारे 9वें आयाम से। वही जैसा मैंने सोचा था, भाई साहब धीरे धीरे करके एक लेयर ऑफ मिस्ट्री को क्रिएट कर चुके हैं एंड एक एक एबिलिटी को हाई डायमेंशन में ऐड करते जा रहे हैं एज अ फिक्शन। एंड ऑडियंस भी इस चीज़ को एंजॉय कर रही है, बिकॉज जेन्युइनली पूछो तो मैं भी इस चीज़ को एंजॉय कर रहा था। अगर मैं फिज़िक्स का यूज़ नहीं करता तो ये कंटेंट गिव और टेक फिक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तरह से सही है। मतलब जिस तरह से सस्पेंस को क्रिएट किया गया, जिस तरह से हम मुझे हुक करके रखा, ये दूसरे कंटेंट अगर होते तो इस वक्त तक मैं लीव कर चुका होता। 9th डायमेंशन में आप अपने किसी भी पैरेलल यूनिवर्स में अपना मनपसंद बदलाव कर सकते हैं, चाहे वहाँ पर कोई भी टाइम क्यों ना चल रहा हो। यानी कि जैसे आपने अपने सुपर हीरो मूवीज में देखा है कि उसी तरह इस आयाम में आप किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में जाकर बदलाव करने के बाद वहाँ से वापस सही सलामत आ जाएंगे और ऐसा लगेगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वास्तविकता के दायरे में यह बात इतनी सुकून देने वाली नहीं है और इस आयाम में भी आपके बदलाव की एक कीमत है। वैज्ञानिक बताते हैं कि 9वें आयाम को हासिल करने के बावजूद अगर आप किसी तरह पैरेलल यूनिवर्स में कोई बदलाव करेंगे तो उसका असर आपको अपनी टाइमलाइन में भी देखने को मिलेगा। अबे यार, ये कहाँ से आ गया? अगर हम पैरेलल यूनिवर्स, जो कि अलग ही यूनिवर्स है, उसका टाइम का फ्लो भी अलग है, उसका टाइम लाइन भी अलग है, तो अगर उस यूनिवर्स में कुछ चेंजेस हो रहे हैं तो उसका टाइम लाइन चेंज होगा, ना कि हमारा टाइम लाइन चेंज होगा। यहाँ से मतलब जो मन में आ रहा है वो उसे प्रेजेंट कर दे रहे हो एज ए साइंटिफिक फैक्ट, एंड पीपल बीइंग सो नाइव वो इस चीज़ पे बिलीव भी कर ले रहे हैं। गजब है यार। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी दूसरे टाइमलाइन में जाकर अपने ही किसी रूप को घायल कर दिया तो उसका असर आपकी टाइमलाइन में भी दिखेगा, जिसका मतलब यह है कि आप भी घायल हो जाएंगे। भाई इसका दूर दूर तक कोई रिश्ता दिख रहा है? अगर तुम प्रॉपरली स्ट्रिंग थ्योरी में मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हो ना, तो वहाँ पर दूर दूर तक इससे वेगली रिलेटेड आइडिया भी तुम्हें नहीं देखने को मिलेगा। मल्टीवर्स का मतलब होता है बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सेस जो एक दूसरे से कम्प्लीटली अलग है। नॉट इन द सेंस लाइक कि मेरे जैसा दिखने वाला कोई बंदा उस दूसरे यूनिवर्स में ना हो, बट इन द सेंस लाइक उस मल्टीवर्स के एक यूनिवर्स में क्या हो रहा है, ये उस मल्टीवर्स के दूसरे यूनिवर्स में क्या होगा, इस चीज़ को अफेक्ट नहीं करता। 9th डायमेंशन को वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड डायमेंशंस में से एक कहा जाता है। इस आयाम में भले ही आप अपने किसी दूसरे रूप की जिंदगी में जाकर उसकी जिंदगी बदल सकते हो, पर आपका किया हुआ कर्म आप तक दोबारा जरूर आएगा, फिर चाहे श्राप बनकर आए या फिर लॉ ऑफ कर्मा को यहीं पे जस्टिफाई कर दिया, वो भी एज ए साइंटिफिक फैक्ट, जबकि ये वीडियो खुद बुलशिट है। फिर वरदान बनकर, डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा चेंजमेंट किया होगा। और फिर अंततः 10वां आयाम, जिसे भगवानों का आयाम कहा जाता है। मुझसे कई बार लोग ये पूछते हैं कि क्या भगवान असलियत में होते हैं, और अगर मैं विज्ञान की भाषा में इस सवाल का जवाब दूं तो विज्ञान से पहले हम फिलॉसफी में आ जाते हैं। गॉड जो है एक अनफॉल्सिफाइबल क्लेम है, उस चीज़ को आप पूरी तरह से झुठला भी नहीं सकते और ना ही प्रूव कर सकते हो, क्योंकि जब हम प्रूव करने की बात करते हैं तो वहाँ पर एविडेंस एंड एविडेंस तो हमें मालूम ही है किस तरह के हमें देखने को मिलते हैं, वही लॉजिकली फ्लॉड स्टेटमेंट्स ऑफ कोर्स। तो मैं ये कहूँगा कि 10वें आयाम के लोग ही विज्ञान की भाषा में भगवान कहे जाते हैं। भाई 10वें आयाम के लोग विज्ञान की भाषा में गॉड होंगे? यार पहले तुम जाकर एक बार फिजिक्स पढ़ लो, उसके बाद प्रॉपर्ली इस तरह की वीडियोस बनाना थोड़ा कम मिसलीडिंग लगेगा और तुम भी थोड़ा नॉलेजेबल लगोगे और इस तरह की बुलशिट को स्प्रेड नहीं करोगे। बट क्या करे यार, फिजिक्स इतना हार्ड ही है। शक्ति होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह किसी भी समय
भाई देखो, एक चीज़ यहाँ पे दोबारा क्लियर कर रहा, हाई डायमेंशन में होने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास सुपर पावर्स आ जाएंगे। हाई डायमेंशन का मतलब है तुम्हारे पास एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम का सिंपल सा मीनिंग होता है आप किस किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, इस चीज़ के बारे में बताया जा रहा है। दैट्स इट। अब यहाँ पे मिस्ट्री और इंट्रिग को क्रिएट करने के लिए अगर मैं अपना बुलशिट को जोड़ना शुरू कर देता हूँ तो वो साइंस नहीं है। रेखा में आगे या पीछे जाकर अपना मनपसंद बदलाव कर सकते हैं और उन्हें उसका कोई भी हर्जाना नहीं भुगतना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी समय रेखाओं से परे हैं। इस गजब यार। आयाम के लोग इस ब्रह्मांड में होने वाले बदलावों से परे होते हैं। और भाई एक बात बताओ, अगर मैं लोअर डायमेंशनल यूनिवर्स के किसी पॉइंट पे जाता हूँ एंड किसी छोटे से चीज़ को चेंज करता हूँ तो ऑफकोर्स उसका फ्यूचर भी चेंज होने वाला है। ऐसा 10th डायमेंशन में क्यों नहीं होगा? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम स्ट्रिंग थ्योरी की बात करते, जो कि पूरा वीडियो का थीम को देखकर लग रहा था कि इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स जो हैं स्ट्रिंग थ्योरी से ही उठाए गए हैं, तो स्ट्रिंग थ्योरी में या फिर लो क्वांटम ग्रेविटी के भी हाई डायमेंशनल वर्जन में, उन सभी में हर डायमेंशन के लिए सिर्फ एक ही टाइम होता है। मतलब अगर आप 8th डायमेंशन में हो तो 7 डायमेंशन का स्पेस होगा और एक टाइम का डायमेंशन होगा। सेम गोज फॉर 9 डायमेंशनल एंड सेम गोज फॉर 10 डायमेंशनल। सो आखिर स्पेस के डायमेंशन को इंक्रीज करने की वजह से टाइमलाइन के ऊपर कंट्रोल हमें मिल कैसे रहा है? क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जिनके आंसर्स सिर्फ इसी तरह के वर्ड सैलेड में ही मिलने वाले हैं, इनका मैथमेटिकल बेस नहीं होगा। बट देखते हैं आगे इनका 11 डायमेंशन में कौन सा फैक्ट है। हम ये भी कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में होने वाली हर गतिविधि को इस आयाम के लोग बहुत ही आसानी से बना या बिगाड़ सकते हैं। ये चाहे तो पूरे ब्रह्मांड का अतीत बदल सकते हैं या फिर पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बना सकते हैं। इस और ये सब भाई तुमने कहाँ से पढ़ा? अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं जरूर चेकआउट करना चाहूँगा एंड उस सोर्स को भी डिबंक करते हुए एक वीडियो बनाऊंगा। आयाम के लोगों के लिए समय की कोई वैल्यू नहीं होती है और ये सांसारिक जीवन की हर एक बाध्यता यानी कि ट्रेडिशनल लाइफ में आने वाले लिमिटेशन से परे होते हैं, और चूंकि इनके लिए समय भी मायने नहीं रखता है तो ऐसा कहा जाता है कि यह अमर होते हैं। गजब यार। पर हम लोगों ने तो 10 आयामों में ही इस पूरे संसार की शक्ति। भाई एक चीज़ के ऊपर थॉट फरमाना, एक बीइंग हाई डायमेंशनल है या नहीं, उसका इमोर्टैलिटी से कोई कनेक्शन है? हम और आप इमोर्टल हो सकते थे अगर हमारे जीन्स जिस तरह से काम करते उसे थोड़ा सा डिफरेंटली काम करते। इवन देयर आर बीइंग्स जो खुद को रिक्रिएट कर लेते हैं, जिन्हें हम इन अ वे इमोर्टल कह सकते हैं, बट उसका हायर डायमेंशन से कोई भी रिलेशन दूर दूर तक नहीं है। सम्मिलित कर ली तो इस 11वें आयाम में आखिर होता क्या है? वेल, इस सवाल का जवाब तो किसी को भी नहीं पता। ओके ऑसम, काफ़ी बढ़िया पॉइंट पे रोका है। 11th डायमेंशन में क्या होता है इसका नॉलेज हमारे स्ट्रिंग थ्योरिस्ट के पास ऑलरेडी है। वो इस चीज़ के ऊपर काफ़ी समय से रिसर्च भी कर रहे हैं एंड 11th डायमेंशन में ही हमारे डीप ब्रेन्स पैरेलली फ्लोट करते हैं। जब एक दूसरे से वो कोलाइड करते हैं तो वहाँ पर कोलिजन होता है और एनर्जी के ट्रांसफ़र की वजह से बिग बैंग एंड दूसरे इवेंट्स भी सिम्युलेट होते हैं। इसी हायर डायमेंशन में ग्रेविटॉन्स एंड डिलेटॉन्स का फ्री इंटरैक्शन होता है। हमारे पास ऑलरेडी इतने सारे नॉलेज हैं और इवन हम दूसरे कॉन्सेप्ट को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं, लाइक ब्लैक होल जिसमें कॉन्सेप्ट आता है हमारा फजबॉल का, वो भी इसी हायर डायमेंशनल स्पेस में रहता है। वैज्ञानिक 11 आयाम के कोऑर्डिनेट्स को मिलाकर कोई भी डिटेल सामने नहीं रख पाते हैं। और भाई स्ट्रिंग थ्योरी का कोई पेपर उठा लेना रिसेंट वाला, तुम्हें बहुत सारे डिस्कशन मिल जाएंगे जिसमें इस चीज़ को किया गया है एंड दैट टू मैथमेटिकली। ऐसे में उनके सामने सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब आता है और यह है द क्रिएटर का। सो फार इतना तो क्लियर हो चुका है कि ये वीडियो प्योरली गलत है, सूडो साइंटिफिक है एंड बुलशिट को स्प्रेड कर रहा है। हो सकता है स्क्रिप्ट राइटर को किसी ने पैसे दिए हो अंतरिक्ष टीवी के नेम को खराब करने के लिए, बट देयर इज वन थिंग, होस्ट जो इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा है एटलीस्ट उसे तो स्क्रिप्ट को एक बार चेक करना चाहिए था। बिल्कुल जो सामने आया उसे जैसे कि तैसे पढ़ देना विदाउट अ प्रॉपर रिसर्च, ये गलत है क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। आपके पास करीब कितना है, ओके 3.36 मिलियन सब्सक्राइबर है इस वक्त। इस वजह से आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है कि आप लोगों को मिसलीड ना करो। इंडिया का फ्यूचर आपके जैसे साइंस कम्युनिकेटर के ऊपर ही आता है और अगर आप इस तरह के सूडो साइंटिफिक बिलीफ को लोगों के सामने एज अ फैक्ट प्रेजेंट करोगे, क्योंकि लोगों का आपके ऊपर ट्रस्ट है और इस वजह से वो मिसलीड होते चले जाएंगे। जैसा हम कमेंट सेक्शन में देख रहे हैं, अगर ये भाई हमारा इंडियन स्क्रिप्चर के ऊपर भी इस तरह का बुलशिट वीडियो बना देता है तो सोचो कितने और लोग मिसलीड हो रहे होंगे। बट एनीवेज मेरा इस वीडियो को आगे देखने का मूड नहीं है एंड आई डोंट थिंक कि इसमें अब कुछ खास होने वाला है अब, क्योंकि ये वीडियो 16 मिनट का था एंड हम करीब 14 मिनट तक आ चुके हैं।
एनीवेज विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड मुझे ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड ये जो हमारा न्यू कैरेक्टर है इसके बारे में भी. अपार्ट फ्रॉम दैट विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग. जय हिंद.